कैपिटल स्पोर्ट्स फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ में और नवीद खोकर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। अर्जेंटीना और स्पेन ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और ये फाइनल है जो ये इतवार की रात को खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रात 12 बजे खेला जाएगा। और अब बात करेंगे सेमीफाइनल्स की। और सेमीफाइनल में स्पेन ने जिस तरह से शिकस्त दी और जिस तरह से अर्जेंटीना फाइनल के अंदर पहुंचा, उनकी शुरुआत के ऊपर, स्पेशली उनकी इस वर्ल्ड कप में होने वाली तमाम तनाज़ात के ऊपर भी आज बात करेंगे। और येलो कार्ड और रेड कार्ड किस किस को दिए गए आज हम बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को अब तक 88 जो फाउल्स हैं वो हुए हैं और इनको 7 से 8 येलो कार्ड मिले हैं। और येलो कार्ड की अगर फहरिस्त में आगे देखें तो सबसे ज़्यादा फाउल्स हैं वो अर्जेंटीना ने किए, जबकि इनको कोई भी रेड कार्ड नहीं दिया गया। येलो कार्ड की फहरिस्त में मिस्र को 12 और कनाडा को 11 येलो कार्ड दिए गए हैं। येलो कार्ड्स किस तरह से दिए जाते हैं, रेड कार्ड किस तरह से दिए जाते हैं, इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। और सेमीफाइनल में फॉकलैंड से मुतल्लिक एक पोस्टर लहराया गया और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि फीफा इस मामले के ऊपर एक्शन लेगा और सियासी पोस्टर लहराने के ऊपर अर्जेंटीना को कोई सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। और फीफा वर्ल्ड कप में ही बात करेंगे। प्रेसिडेंट फीफा कहते हैं कि अगले वर्ल्ड कप में मुमकिन तौर पर 64 टीमें होंगी और क्या पाकिस्तान की टीम कभी वर्ल्ड कप के लिए 64 टीमों का हिस्सा कभी बन सकती है, इस पर बात करेंगे। रेहान अहमद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के, और हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद तरीन साहब, साबिक फुटबॉलर हैं और पाकिस्तान में फुटबॉल की करता रहता है और फुटबॉल को देखते हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। मुजाहिद भाई सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा और सर सेमीफाइनल्स पे अगर बात कर लेंगे थोड़ी सी, फर्स्ट सेमीफाइनल देन सेकंड सेमीफाइनल और सेमीफाइनल्स की लाइनअप मुकम्मल होगी। अब हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, बट सेमीफाइनल में कुछ कहना चाहेंगे? असल में देखा जाए तो अर्जेंटाइन जो सेमीफाइनल में पहुंचा और सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंचा, तो इसकी एक लंबी स्टोरी आप कह लें। इस वर्ल्ड कप का जो हिस्सा है, अर्जेंटाइन ने बड़ी कहते हैं ना जद्दोजहद की, एफर्ट्स किया और बड़ा एक किस्म का इस स्टेज पर पहुंचने के लिए बड़ी उनकी एफर्ट्स हैं, ख़ासतौर पर मेसी की। और इसमें अर्जेंटाइन के अगर सफ़र देखें वर्ल्ड कप का, तो उसमें उन्होंने अल्जीरिया को 3-0 से हराया, ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया, जॉर्डन को 3-1 से हराया अपने ग्रुप मैचेस में। तो उसमें ग्रुप मैचेस के बाद वो जब आए उसमें राउंड ऑफ 32 में, तो उनका मैच पड़ा कैपो वर्दी से। कैपो वर्दी को कोई जानता नहीं था, इस मुल्क को कोई जानता नहीं था। और फिर कैपो वर्दी में वो वजीना जो उनका वो था गोलकीपर, वो रातों रात एक किस्म का फुटबॉल की दुनिया में छा गया और उसका भी 40 साल वजीनो। हाँ, लेकिन कैपो वर्दी का बहुत बड़ा कमाल था और ख़ासतौर पर वजीनो का उसमें मेन रोल था। जब इसको उन्होंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मतलब पहले उसको इसने अर्जेंटीना गोल किया, फिर कवर ने बराबर किया, फिर उन्होंने गोल किया, फिर उन्होंने बराबर किया और फिर मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया और एक्स्ट्रा टाइम में जाके फिर अल्टीमेटली इसने मैच जीता अर्जेंटाइन ने। इसी तरीके से फिर और उसके ये कैपो वर्दी के मैच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, लंबी चौड़ी बात हुई। और उसके बाद जो ख़ास तौर पर इजिप्ट के साथ मैच आया इनका प्री क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 16 जिसको आप कहते हैं, तो इजिप्ट के साथ तो कंट्रोवर्सी इंतहा होगी और वो ऐसी कंट्रोवर्सी चली कि वो पूरी दुनिया में एक इशू बन गया। और वो इशू बन गया अगेंस्ट फीफा कि ये एक फीफा या उसकी कमर्शियल टीम दे आर ट्राइंग टू मैनेज मेसी की टीम को, अर्जेंटाइन को, ताकि वो फाइनल में जाएं और फाइनल जीते। और इस तरह से खैर वो बड़ी लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी, उस पर बहुत चूँकि प्रोग्राम में बात हो चुकी है, अभी उस पर हम बात करने के नहीं। लेकिन वो मैच भी इनका ऐसा था कि जब 2 गोल से जीता था और आखिरी मिनट्स में जाके वो 2 गोल उन्होंने बराबर भी किया और अल्टीमेटली एक जैसे एडिड टाइम जिसको हम कहते हैं उसमें जाके उन्होंने मैच 3-2 से जीता। इजिप्ट के बाद स्विट्ज़रलैंड से भी बड़ा अच्छा मैच है और स्विट्ज़रलैंड का मैच भी बड़ा टफ था, बड़ा उस लिहाज से क्या कहना चाहिए, कंपटीशन बड़ा सख्त था। वो भी एक्स्ट्रा टाइम गया और एक्स्ट्रा टाइम के एडेड टाइम में जाके उन्होंने गोल किया और वो मैच भी उन्होंने 3-1 से जीत लिया। और इसी तरीके से फिर इंग्लैंड के साथ जो सेमीफाइनल है, इंग्लैंड मैं इन माई पर्सनल ओपिनियन इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उस मैच में भी कंट्रोवर्सी बड़ी थी। कंट्रोवर्सी थी कि एक मिथ बन गई ख़ासतौर पर मैच के बाद, तो सारी दुनिया कहती है कि अर्जेंटाइन टीम को येलो कार्ड ही नहीं दे रहे। इतने उन्होंने सीरियस फाउल किया जो कि येलो कार्ड बनते थे, बल्कि हो सकता है उसमें तो रेफरी थोड़ा सा, एक रेफरी के पास एक होता है क्या कहना चाहिए उसको, फिनेस होता है या उसको जैसे कहते हैं वो कर सकता है थोड़ा बहुत प्ले, येलो कार्ड को रेड कार्ड भी बना सकता है, रेड कार्ड को येलो कार्ड भी बना सकता है। वो रेफरी के स्वभाव रीति पर होता है, अनलेस वीआर वाले उनको इंटरफेयर करें और उसको चेक करें। तो इंग्लैंड के खिलाफ आप देखें, मैं वो
मैं उस दिन भी मैच देख रहा था, मैं ये कह रहा था लगता है फाकलैंड वार हो गई इसमें वर्ल्ड कप के मैच में, इतना एक दूसरे और स्टार। बिफोर मैच उनके कोच ने कहा था कि हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे आगे अबाउट फॉकलैंड, और लेकिन ड्यूरिंग द मैच इस तरीके से एग्रेसिव स्टाइल से जो अर्जेंटाइन वाले खेले तो लगता है इस तरह से कि जैसे वो स्पॉन्सर्ड टीम है कि जी उन्होंने उनको कोई नहीं पूछेगा आज के मैच में। उन्हें इतने फाउल किए, आप कभी उसको रिवाइंड करके देखें, इतने फाउल किए कि जो बनते थे येलो कार्ड नहीं दिए येलो कार्ड। जब वो एक किस्म का उनको येलो कार्ड नहीं दिए तो फिर वो इन रिएक्शन इंग्लैंड वालों को भी एक किस्म का वो क्या कहते हैं ना कि उन्होंने टेम्पर लूज किया, और वो एक राइवलरी तो उनको चल रही ना इंग्लैंड की और अर्जेंटाइन की फाकलैंड वार से, तो वो ऐसे लगता था कि फाकलैंड वार शुरू हो गया फुटबॉल मैच में। फिर इंग्लैंड वालों ने अच्छा खासा फाउल किया, लेकिन सम ऑफ द मैं इन माय ओपिनियन जो येलो कार्ड देने चाहिए था इसको अर्जेंटाइन को वो उन्होंने नहीं दिए, और अल्टीमेटली वो मैच भी 2-1 जीता, और 2-1 इंग्लैंड थ्रू आउट लीड कर रहा था, और मेरे ख्याल में मैच के आखिरी 10 मिनट्स में जाके 10-15 मिनट में गेम। लेकिन इस मैच में जो सबसे जो मैं वर्थ मेंशनिंग इन माय ओपिनियन हुई है इन थ्रू आउट, ये अर्जेंटाइन जो फाइनल पहुंचा थ्रू आउट में अगर मैं कहूँ कि 50% रोल मेसी का था, तो मुझे कोई इसमें शक शुबा नहीं है, क्योंकि मेसी ने हर मैच में बड़ा एक अहम रोल प्ले किया। अब नेचुरली एक बेस्ट प्लेयर है तो स्कोरर भी है, तो बेस्ट स्कोरर भी चल रहा था, तो उसको उन्होंने मार्क किया होता हर मैच में। लेकिन मेसी ने 2-3 बल्कि मैचेस में जाके कहें तो उसने मेजर रोल अदा किया, और आखिरी मिनट्स में जाके उसने मेसी का जो है ना क्या कहना चाहिए, मेसी ने पे सर हम स्पेशल जरा बात करेंगे। मेरे रेहान भाई से जरा ओपिनियन ले लूं। रेहान भाई आप फाइनल में पहुंचे, हम पहले दिन भी बैठे हुए थे, मैच पे बात कर रहे थे, आज हम फाइनल टीम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ज़रा सेमीफाइनल के ऊपर कोई बात करना चाहेंगे? ये कुछ कंट्रोवर्सीज जन्म ली है इन अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड मैच के अंदर। मेरा ख्याल है वो कंट्रोवर्सीज नहीं थी, दोनों का जो है ना दोनों हाई एनर्जी में थे, लेकिन जितना अर्जेंटीना हाई एनर्जी में था मैच के स्टार्ट से वो तवक्को नहीं कर रहा था इंग्लैंड, तो वो तकरीबन जो है ना वो कहना नहीं चाहिए कुत्ते की तरह जो है ना वो पड़ जाते थे उनको। दूसरा वो किसी को गैप नहीं दे रहे थे, इसको कहता है हाई प्रेस पे खेलना, यानी कि आप मैच का स्टार्ट से ही आप बंदे टू बंदा जो है ना जुड़ जाए और उनको मुंह भी सीधा ना करने दें। रेफरी ने अच्छा काम किया कि दोनों साइडों से स्टार्ट में वर्बल वार्निंग दी, उसके बाद कार्ड देना शुरू कर दिया। 3-4 कार्ड येलो इनको हुए हैं, 3-4 कार्ड येलो दूसरों को भी हुए हैं, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि ये अगर आप शुरू में ही रेड कार्ड दे दें जैसे कर्नल साहब ने कहा या स्वाब दीदी ये इख्तियार करे, तो वो लोग फिर रेफरीज पे आते हैं कि ये बाय डिजाइन इसने ये किया, तो उसने काफी उसको गेम में बैलेंस भी नहीं रहता मैनेज किया। हुआ ये कि जो मेसी है वो लार्जर देन लाइफ है, कुछ परसेंटेज लार्जर देन, एक हीरोज होते हैं एक लेजेंड्स होते हैं, तो उनकी टीम ने पहले ही कहा था कि हम मेसी के लिए जान दे देंगे, एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, तो उन्होंने साबित किया अपनी परफॉर्मेंस से अपने एक्शन से। और आप देखें कि मेसी को फाउल लगता था सारे रेफरीज को उनके प्लेयरों को पड़ जाते थे, और बाकी किसी केस में ऐसे नहीं होता था। लेकिन मेसी ने जैसे कर्नल साहब ने अपनी गेम से भी साबित किया, असिस्ट थे और क्या कमाल प्रेशर में उन्होंने 2 गोल उतारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये नहीं कि जिस तरह वो गोल उतारते उतारते कैप वर्डे से लेकर अभी तक यहाँ पे पहुंचे हैं, और आखिरी लम्हात में ये बहुत नर्व्स का काम होता है कि आप तमाम मैचेस ऐसे खेल रहे हैं, सवाए एक कंट्रोवर्शियल गोल के जो उतने हद तक कंट्रोवर्शियल नहीं था लेकिन था वो इजिप्ट वाला, बाकी आप देखें कि इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, तो वो इत्तेफाक ये हुआ कि दुनिया की जो पहली 4 टीमें रैंकिंग की वही सेमीफाइनल में पहुंचे, और दूसरा इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेसी बहुत एफर्ट भी करता है, अमूमन वो इतना भागता नहीं है, लेकिन इस गेम में उसने अपनी पोजीशन चेंज की, कि उसको 3 बंदों ने मार्क किया हुआ था, फिर वो एक्सट्रीम राइट पे चला गया बॉल लेने के लिए, और वहां से उसने आखिरी 10-15 मिनट में मूव्स बनानी शुरू की, और वो फिर ऐसे ऐसे बॉल फेंके, 2 तो उनके मिस हो गए। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कई दफ़ा जो आपके ओपोनेंट होता है उसकी एक्सपेक्टेशन से आप बढ़ के खेल जाए। दूसरा उनकी एक ही बॉडी लैंग्वेज थी कि हम मर जाएंगे हम जीतेंगे, लेकिन होता ये जो जैसे इंग्लैंड है ना, या आप कोई भी आप टीम देख लें, तो उनकी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और होती हैं, टीम के लिए और होती हैं, वो इतने डाई हार्ड नहीं होते। ये तो अपनी प्रोफाइल लो करके और सिर्फ मेसी को वो करने के लिए कहते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें मेसी का कमाल है कि वो अच्छा टीम लीडर है, टीम प्लेयर है, पीछे उसका पूरा कंट्री उसको सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है। मेसी की सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में, इंस्टाग्राम पे जो उसके सबसे ज़्यादा फैन है वो बांग्लादेश में, ठीक है। तो
अगर आप ये, और हमें ये लोग मानते नहीं हैं, लेकिन हमें मानना चाहिए कि भाई जो लोग बड़े हैं, जो लेजेंड्स हैं, जो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह 80% वो लोग डिजर्व करते हैं कि उनका वो रेट हो। और सर ये मेसी पे बात करें जरा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप समझते हैं अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए इन फाइनल, जैसे आज रात को फाइनल है, आज रात फाइनल है अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, तो अगर मेसी को कंट्रोल कर लिया जाए, अगर जैसे आप कहते हैं उन्होंने टारगेट किया हुआ है उसको, तो टारगेट करना तो आई थिंक गलत नहीं है। आपने अगर उसको कंट्रोल करने के लिए 2 खिलाड़ी लगाए हैं इसके ऊपर, तो आप समझते हैं स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना मैच इन फेवर ऑफ स्पेन? देखिए वो बच्चे नहीं है, वो 20 साल से खेल रहे हैं, वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो वो ऐसे नहीं है कि उनको कोई कंट्रोल कर रही है। हमारे मोहल्ले की टीम तो नहीं है कि इसके साथ बंदा चिपटा दो तो काबू आ जाएगा, तो बाकी भी तो लोग हैं। दूसरा जो सबसे जबरदस्त काम हुआ, जो अर्जेंटीना ने चेंज के डिसीजन लिए, कमाल टाइमिंग थी उसकी, और कमाल वही जिसको चेंज किया उसने कर दिया, वही लग गया कि उसने गोल कर दिया। उसकी वजह ये बहुत मैटर करता है। उन्हें सबसे पहले 2 येलो वाले बंदे बाहर निकाले, उनको सिक्योर किया। वो जब होता कि उनको सेकंड फाउल लग जाए तो उनको तो रेड हो जाएगा, तो ये बड़ी स्ट्रेटजी होती है। इंग्लैंड ने भी किया, ठीक है, इंग्लैंड ने जो गलती की, जो मेन जिस बंदे ने गोल किया उसी को बाहर कर दी। यानी कि ये भाईजान उसने तो हाई एनर्जी में अभी गोल किया है, तो पूरी दुनिया कह रही है कि जो कोच ने ये मैच हरवाया इंग्लैंड को हरवाया, यानी आपने अभी गोल किया, 5 मिनट बाद आप बाहर हैं पहले हाफ में, तो वो जो है वो ये एक गलत चीज़ है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो मैनेजमेंट डिसीजंस है, अगर आप सिर्फ चेंजिंग की डायरेक्शन देख लें, जो चेंजेस दोनों कोचेस ने किए, तो आपको अर्जेंटीना के डिसीजन मेकिंग में तमाम मैचेस में जहां उन्होंने चेंजेस किए हैं, हाईएस्ट मैच्योरिटी नजर आई। बिल्कुल ठीक है सर। व्हाट अबाउट मेसी? आप समझते हैं इस फाइनल के अंदर, इस ग्रैंड फाइनल के अंदर मेसी को मार कर लिया जाए, तो आप थोड़ा सा, हम फिर ज़रा टीम्स की दोनों की ना पोजीशन पे भी बात करेंगे, बॉल कंट्रोल पे भी बात करेंगे आगे। असल में देखा जाए तो मेसी की टीम एज अ टीम मैं बात करता हूँ, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और उसकी मेन वजह इन माय ओपिनियन ये है कि ये जो कोच इस टाइम इसके अर्जेंटाइन के हैं, ये पिछले वर्ल्ड कप में भी कोच थे अर्जेंटाइन के, और पिछले वर्ल्ड कप एज यू नो हम सबको पता है कि अर्जेंटाइन ने जीता, एंड इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ मेसी। ही नोज मेसी इन डिटेल कि मेसी से किसी का क्या काम लिया जा सकता है। तो इसमें जो है ना वो तो नॉर्मली हर कोच कहता है कि जी जो अपोनेंट टीम का स्टार प्लेयर हो उसको किसी न किसी से मार किया जाए, लेकिन पिछले जो मैचेस में हमने देखा है मेसी को जब भी मार किया है तो उसने इवन देन अपना रोल प्ले किया एज अ लीडर, एज अ टीम कैप्टन, और उन्हें और इस हद तक कि मैं कह सकता हूँ कि वो जैसे अपनी बंदा कुर्बानी देता है, तो उन्होंने अपने आप को उस जगह से निकाला जहाँ से वो अमूमन स्कोर क्या करता है मेसी, उन्होंने अपने आप को उस जगह से निकाला और अपने राइट ले गया, और राइट क्योंकि वो एक जगह ऐसी होती है वहाँ पर स्पेस काफ़ी मिल जाती है, बंदे को खेलने का चांस मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है, तो वहाँ से उन्होंने बॉल कंट्रोल करके, बॉल अच्छे ड्रिबल करके, और बड़े अच्छे उनके बड़े वो कहते हैं ना नपे तुले क्रॉसेस मारे अपने प्लेयर्स के ऊपर, और उन्होंने 2 गोल किया, दोनों गोल असिस्ट। हाँ, ये अगर आप मेसी ना सिर्फ अच्छे गोल, मतलब गोल करते हैं, बल्कि बहुत अच्छा असिस्ट भी करते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट वर्ल्ड कप का भी, और पर्सनल भी वर्ल्ड हाईएस्ट असिस्ट। वो अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल पहले प्रोग्राम में ही कहा था कि मेसी का कमाल ये है, जब हम मेसी रोनाल्डो की बात करते थे और उसके स्टार प्लेयर्स की हम बात करते थे, नेमार वगैरह की, तो उसमें मैंने ये कहा था कि मेसी में सबसे बड़ा कमाल ये है एज कम्पेयर टू अदर स्टार प्लेयर, कि वो असिस्ट बहुत अच्छे करता है। जब वो फंस जाता है ना, फिर वो दूसरों को खिलाते हैं, अच्छे बाल खिलाते हैं, ऐसे बाल खिलाते हैं जो गोल करने के उसमें होते हैं। और इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय मेसी कि उन्होंने जितने मैचेस जहाँ भी अर्जेंटाइन की टीम फंसी ना, उसको वहाँ से निकाला मेसी ने, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट। चाहे वो मैच इंग्लैंड के खिलाफ था, स्विट्जरलैंड के खिलाफ था, इवन इजिप्ट के खिलाफ भी आप देखें, तो उसमें मेसी ने मेजर रोल प्ले किया है। तो ये इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट, ही इज इन फुल फॉर्म एट द मोमेंट, और बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। और उसका एज अ टीम अगर अर्जेंटाइन की देखें तो वो मेसी समेत बहुत अच्छी टीम है, और कोच उनको जिस रेहान भाई ने कहा, कोच ने अपनी टीम को जैसे कहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से खिलाया, और 11 को खिलाया, और फिर कीपिंग सिचुएशन अपने उन्होंने प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया। और ये बड़ा एक कोच के लिए बड़ा इम्तिहान होता है जब एक बंदे को येलो कार्ड हो जाए, और जिस तरह हाई टेम्पर मैच चल रहा था, उसमें दूसरा येलो कार्ड होता है तो वो रेड कार्ड लेके बाहर आ जाता है। उसने अपने प्लेयर को बचाया भी है, टीम को बचाया भी है, और उनके ना सिर्फ बचाया, उनकी जगह जो सब्स्टिट्यूट है उन्होंने भी इक्वली बड़ा अच्छा खेला, और अल्टीमेटली
मेसी ने इसने अर्जेंटीना इंग्लैंड को हरा के फाइनल पहुंचे। मैं जानना चाहूँगा, आज जो एक ग्रैंड फाइनल है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, इसमें अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, स्पेन के अगर आप हिकमत अमली देखें बड़ी मुख्तलिफ है। वो टिकटॉक खेलते हैं डब्ल्यू शेप में और वो बहुत सिलेक्टिव सी पासिंग करते हैं और बड़ी एक्यूरेसी के साथ पासिंग करते हैं। आई थिंक उनकी जो बॉल के ऊपर ग्रिप है, जो कंट्रोल, बॉल कंट्रोल बहुत बेहतर है स्पेन का। क्या कहना चाहेंगे स्पेन की सारी हिकमत अमली को लेके अगेंस्ट मेसी? देखिए, जिस तरह से मैचेस अभी खेल के अर्जेंटीना की टीम आई है या स्पेन की टीम है, स्पेन ने भी बड़े अच्छे मैचेस खेले हैं सारे ऑल ओवर देखा जाए। इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने उनके खिलाफ अभी तक एक गोल हुआ है सारे वर्ल्ड कप में, सारे वर्ल्ड कप एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ देखें तो अर्जेंटीना के खिलाफ हर मैच में एक दो गोल हुए। और इसमें जो सबसे ढीला मैच या खेलें स्पेन ने तो केबो वर्दे के खिलाफ खेला, जो उनका ओपनिंग मैच था, उसमें वन साइडेड मैच था, लेकिन वो मुझे परेशान कर दिया था कि मैं, क्योंकि बेसिकली मैं स्पेन का सपोर्ट कर रहा था इस वर्ल्ड कप में, मुझे परेशान कर दिया था कि यार स्पेन के पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। जी सर प्लीज कंटिन्यू। तो इस उसको देखते तो लगता था कि स्पेन शायद आगे ना पहुंचे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपने ग्रुप में क्वालिफाई किया और राउंड ऑफ 32 में भी प्री क्वार्टर फाइनल में क्वार्टर फाइनल, लेकिन सेमीफाइनल भी स्पेन ने बड़ा अच्छा जीता। और स्पेन ने सेमीफाइनल में तो देखे ना उसको हराया, फ्रांस को हराया। फ्रांस मेरी तो सबसे फेवरेट टीम इस वर्ल्ड कप की फ्रांस थी, वो कम से कम फाइनल में ज़रूर पहुंचेगी, लेकिन स्पेन ने उनको हराया और उसमें कोई शक नहीं, सबके सामने हराया। स्पेन प्लेयर, असल में स्पेन का अगर उस दिन भी ऐसे हुआ, स्पेन का जो बेस्ट प्लेयर इन माय ओपिनियन इस वक्त बड़ी हाई उसमें फॉर्म में है, वो उनका यमीन जमाल है। यमीन जमाल अगर आप क्रिटिकली देखें तो यमीन जमाल ने आके फ्रांस के जो बेस्ट प्लेयर है एम्बापे को आके अपने पेनल्टी एरिया के बाहर उसको चेक किया, बल्कि फाउल भी हुआ, उसको टैकल किया, मतलब पीछे आके अपने डिफेंस की इतनी ज़्यादा हेल्प करता, सपोर्ट कर रहा था। तो वो पूरी टीम एज अ टीम बड़ा स्पिरिट से खेल रही थी, बड़ी मेहनत से खेल रही थी। और उन्होंने उसका, हालांकि मेरे ख्याल में फ्रांस और स्पेन के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, सारे 90% लोग ये कहते थे कि फ्रांस जीतेगा, लेकिन अल्टीमेटली स्पेन जीता और स्पेन ने कन्विंसिंग विक्ट्री थी उनकी, और उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। फ्रांस के खिलाफ उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। बाकी मैचेस में आप खैर जो भी कहें, फ्रांस को जीतना इस वर्ल्ड कप में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कमाल है स्पेन। ठीक है सर, स्पेन की हिकमत अमली, उनकी प्लानिंग को देख के, उनकी शॉर्ट पासिंग को देख के, बड़ी एक्यूरेसी और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉल के ऊपर उनकी ग्रिप को देख के, किस तरह से देखते हैं आप उनकी प्लानिंग इन फाइनल? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले इंग्लैंड की और उसकी बात भी कर लेते हैं। होता ये कि और जो क्यों अर्जेंटीना को गोल लगे, अर्जेंटीना ने कोई मैच भी डिफेंसिव मोड में नहीं खेला। बेशक वो हारे हो, बेशक वो गोल बराबर कर चुके हैं, उसके प्लेंटियों पे चले जाएंगे, हम एक्स्ट्रा टाइम खेलने के, कभी नहीं। उन्हें टीम उतारी नहीं पीछे पूरी, वो अटैकिंग खेला। तो कहते हैं बेस्ट ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। तो गलती क्या की, इंग्लैंड के 11-11 आके जुड़ के डी के आगे खड़े हो गए, वो गोल नहीं बचा सके। तो होता ये है कि अगर आप बराबर में भी खेल रहे हैं या आप हार रहे हैं या आप, तो उन्होंने एक गोल उतारा, फिर मतलब है कि कभी ये पूरी टीम डिफेंस पे नहीं आई अर्जेंटीना की। तो उनकी एक अटैकिंग स्ट्रेटजी है, बेशक उनका स्किल सेट बहुत फ़र्क है। अर्जेंटीना की टीम में एक कहते हैं 19-20 का, वो कोई 12-20 का फ़र्क है। अगर मेसी टू बाकी लोग भी कंपैरिजन करें तो ये इतने बड़े स्किल डिफरेंस के बावजूद एक टीम को लेके चलना एक कमाल है कोच का। दूसरा, जो स्पेन खेल रहा है, स्पेन में 17-20 का फ़र्क है स्किल में। उन्होंने आखिरी जो गेम खेली, जो जैसे कर्नल साहब ने बात की फ्रांस के खिलाफ, एक चीज़ पे उन्होंने खेला, वो डेडिकेशन है। उन्होंने भागना नहीं छोड़ा, यानी उन्होंने हर बंदा कवर किया, अर्जेंटीना ने भी किया। तो मेरा ख्याल है कि जो दोनों सेमीफाइनल में अगर आप एनर्जी, रनिंग और डेडिकेशन देखें, वही दो टीमें जीती हैं जो हाईली डेडिकेटेड थी, सिंगल मोटिव था, कोई पर्सनल एजेंडा। उन्हें अपने जिस्म बचा के नहीं खेले कि हमें चोट ना लग जाए, ये ना लग जाए। उन्होंने वो किया जिससे एक बंदा हीरो या लेजेंड बन सकता है, टीमें बड़ी बनती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये साबित हुआ इतने फंसे हुए मैच में कि आपका स्किल सेट हाई भी हो, जब तक आपकी डेडिकेटेड नहीं है और आप एक एज ए टीम अर्ज नहीं जाके फाइट नहीं करे, नहीं जीत सकते। सर, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन ग्रैंड फाइनल किस तरह से देखते हैं? मैं अगर परसेंटेज की बात कर लूँ तो आप कौन सी टीम के साथ जा रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए? अर्जेंटीना और स्पेन के जो फाइनल इन माय ओपिनियन तो इसमें अर्जेंटीना जीतेगा।
क्योंकि मैं शुरू से कह रहा था कि अर्जेंटाइन और फ्रांस फाइनल में पहुंचेंगे। फ्रांस इंसिडेंटली स्पेन से हार गया, तो अभी फाइनल स्पेन और अर्जेंटाइन का। तो इसमें मेरे लिहाज से तो अर्जेंटाइन इज़ मोर फेवरेट। और जिस तरीके से वो फंसे हुए मैचेस में इतने क्राइसिस से निकल के ऊपर आए हैं, और उनकी टीम अभी हो जैसे जुड़ गई है, उनमें एक कम्बिनेशन कह लें या उसकी स्ट्रेटजी कह लें, हर लिहाज से। और ये इसमें कोई शक ही नहीं कि अर्जेंटाइन ने अपनी जो एक स्ट्रेटजी को कभी डिफेंसिव नहीं किया थ्रू दी टूर्नामेंट। आप कह लें 7-8 मैचेस खेले और उन्होंने हर मैच में 2-2 गोल से भी हारे हैं, सब कुछ की, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को स्पिरिट कह लें या उसको टेम्पो कह लें, उसी तरीके से खेलें और अल्टीमेटली उनको हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ देखें, इंग्लैंड अभी इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इंग्लैंड के कोच ने अपनी टीम को डिफेंसिव किया। अच्छा, डिफेंसिव इन माय ओपिनियन जो मैं समझता हूँ हमने ये काम किए हुए हैं। डिफेंसिव का जो सबसे बड़ी इंग्लैंड की टीम ने ये कोच ने की, वो ऑलमोस्ट अपने पेनल्टी एरिया में आके घुस गए तकरीबन। आपने टीम को डिफेंसिव भी करना है तो अपनी टीम को आपको मिडफील्ड एरिया में कंट्रोल करना चाहिए। अमूमन हम लोग करते ही थे, बल्कि कोचेज मैंने किए हैं कि वो अपने अटैकर में से एक आध प्लेयर को नीचे, मतलब अगर 4 उनके मिडफील्ड खेलें तो 5 कर देंगे, 3 खेल लें तो 4 कर देंगे, ताकि मिडफील्ड कंट्रोल उनका बेहतर हो जाए, मिडफील्ड में बंदे ज़्यादा जाए। क्रिटिकली के मैच में देखें तो मिडफील्ड में ही ज़्यादा फुटबॉल होता है। तो वो उनसे गलती है कि मिडफील्ड से भी पीछे चले गए पेनल्टी एरिया के सामने। बल्कि एक उनका वो क्लिप चल रहा था जिसमें इसमें इंग्लैंड के 10 प्लेयर अपने पेनल्टी एरिया में, बल्कि 11 कह लें, गोलकीपर भी शामिल करें, तो अपने पेनल्टी एरिया में घुसे होते हैं। तो इस तरह के डिफेंसिव एरर जो है ना मैच में, फिर अपनी टीम भी अर्जेंटाइन टाइप हो, तो अर्जेंटाइन के इन माय ओपिनियन जीतने की चांसेस अगेंस्ट स्पेन ज़्यादा हैं। स्पेन में उनका स्टार प्लेयर जो है ना यमीन जमाल, यंग लड़का, मेरा 18 साल का, इस लिहाज से बड़ा अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन इस टूर्नामेंट में उसको चेक किया गया, उस चेक करने की वजह से वो बहुत अच्छा स्कोरर भी है, उसको चांसेस भी मिले, लेकिन वो इतने स्कोर कर नहीं सका जो एक्सपेक्टेड था कि यमीन जमाल स्कोर भी करेगा। वो अपनी बार्सिलोना टीम से जब खेलते उसमें बड़े अच्छे गोल भी किए। तो यकीनन, और फिर ये कि लाइक मैसी, यमीन जमाल के असिस्ट में बड़े अच्छे होते हैं, उसके बड़े अच्छे होते हैं, राइट से लेफ्ट से वो बड़े अच्छे असिस्ट करता है, गोल करवाता भी है कई बड़े अच्छे मैचेस में, बड़े अच्छे कंपटीशन में। लेकिन मेरे ख्याल में इस मैच में इसके जो है चांसेस अर्जेंटाइन के ज़्यादा। और आपको भी शायद इल्म हो, अभी ख़ासतौर पर जिस क्राइसिस से निकल के अर्जेंटाइन की टीम फाइनल पहुंची है, तो इसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल पड़ी है। वो कहते हैं जी जूश लॉबी जो है, अमेरिकन जो है, दे आर बिहाइंड अर्जेंटाइन टीम के, ये अर्जेंटाइन जीते। और वो एक मार्केटिंग जैसे उन्होंने उधर भी बात की, ये हथकंडे होते हैं कमर्शियल के, अर्जेंटाइन टीम ऊपर आएगी तो मेसी ऊपर आएगा, तो मेसी ऊपर आएगा तो उसे फॉलो बढ़ी है, तो उस तरह से हाइप बढ़ी होगी, पैसा बढ़ाएगा, ये चीज़ें होती हैं। बट देन एट द सेम टाइम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की मैं बात करूँ, उसमें अभी लोग ओपनली कहने शुरू कर दिए हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे जुडिशल लॉबी है, अमेरिकन है। और वो आपने अगर देखो कि एक जो नया सदर आया, उन्होंने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। लैंड एक्विजिशन एक्ट में मतलब वो इस तरह के बनाया टू फैसिलिटेट द फॉरेनर्स। वो असल में मसला उसमें बहाना ये बनाया कि इस वक्त अर्जेंटाइन माशी बुरान में, बड़ा क्राइसिस में इकोनॉमिकली। वो उसने ये कहा कि मैं इकोनॉमिकली करता हूँ, और बाहर से जो लोग आएंगे वो इतने डॉलर दे के तो ज़मीन ले सकते हैं, और जिस तरह एक लंबे उसके लिए वो ख़रीद सकते हैं। और उसमें से ज़्यादा लोग जो ख़रीद रहे हैं वो जूश लोग हैं। अच्छा, एक ये रिकॉर्ड की बात है, काफ़ी जगह पहले भी आया कि आपको पता है इसकी इजराइल की आर्मी मोस्टली वॉलंटियर्स होते हैं, वो आते हैं साल 2 साल में खल करते हैं और फिर उनको फारिग कर देते हैं। लेकिन वो फारिग नहीं करते ऐसा, उनको फिर वो इंटेलिजेंस ऐसे कामों पर लगाते हैं, और वो बाकायदा मोस्ट ऑफ देम दे आर विजिटिंग अर्जेंटाइन लास्ट उसमें, और वहाँ पर आते हैं, वो करते हैं। वो ऐसे नहीं आते, वो आके पूरी इंटेलिजेंस अपना पूरा नेटवर्क कह लें, सिस्टम कह लें, जो भी कह लें, इन्फॉर्मेशन कह लें। क्योंकि कहते हैं कि ये जो अर्जेंटाइन एक जगह है, उनका एक वो है पैटागोना, एक फॉरेस्ट है, बहुत खूबसूरत जगह है, वो आबशारें भी हैं और इस तरह से, और वहाँ पर आके ये लोग रहते हैं, करते हैं। और ये फ्यूचर में जिस तरह आप कह सकते हैं कि इजराइल 2 बनने वाला है वहाँ पर, अर्जेंटीना में इजराइल 2 बनने वाला है। क्यों? जो पोलिटिकली ये इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसके ऊपर न्यूक्लियर का कोई इफेक्ट नहीं होगा,
इन फ्यूचर वार्स में। ओके, ये इस तरह से कोई इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। बड़ी इंफॉर्मेटिव है सर, इस पे तो हमें वैसे हाँ ये इनका एक आइजैक अकॉर्ड बना है। आइजैक अकॉर्ड बना है। उस आइजैक अकॉर्ड में लेटिन अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट। और उनके जिस तरह हमारा अब्राहम अकॉर्ड है, आइजैक अकॉर्ड उसी लाइन पर है, और उसमें भी एक माइंडसेट के साथ, एक पॉलिसी के साथ वो चीज़ें करने की कोशिश करें। डिटेल्स तो अभी मैं नहीं कह सकता क्या हो और उसका फाइनल क्या शेप होती है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी, ये एक इस मैच से पहले इतनी कंट्रोवर्सीज बन चुकी हैं सर। ये एक कंट्रोवर्सी और भी है, मैं जरा इस सवाल के बाद आपसे करूंगा। रेहान भाई, फिलहाल मैं मैच की परसेंटेज पे बात करूंगा, जीत के परसेंटेज पे। अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, और आप जीत कितनी देख रहे हैं किसी टीम की? देखिए, मैं पुराने दौर में ये होता था कि जब मैच स्टार्ट होता था कि दोनों टीमें डिफेंसिव खेलती थी, एक दूसरे की हिकमत अमली चेक करती थी और फिर अटैकिंग पे जाती थी। अब ये दुनिया में चेंज हो गया। मैच स्टार्ट होते ही हाई प्रेस पे खेलते हैं, और मुझे ये लगता है कि हाई प्रेस पे स्पेन पहले हाफ में 2 गोल निकाल जाएगा, और मुझे लगता है पहले 10 मिनट में 1 निकाल जाएगा। अगर वो बचा गया अर्जेंटीना, उनकी डिफेंस बचा गई, तो फिर अर्जेंटीना जीत जाएगा। अगर वो पहले हाफ में स्पेन को बचा गए किसी तरीके से कि स्पेन गोल ना करे, फिर अर्जेंटीना जीतेगा। ठीक है, क्योंकि वो स्पेनिश को आप डेंजरस देख रहे हैं, बहुत शदीद, बहुत शदीद, क्योंकि उनकी फिनिशिंग अच्छी है, उनका टीम का मोराल बेहतर है। और एक तस्वीर फेमस हुई है, क्योंकि जब मैं लमीन जमाल 1 साल से कम का था, तो उसको मेसी ने नहलाया था, एक फंडेड प्रोग्राम था उसके लिए। अच्छा, तो वो अच्छा, कहते हैं दोनों के अगर इन दोनों टीम्स के अगर एज को भी देख लें तो ये बड़ी एवरेज एज के साथ बड़े यंग लड़के हैं स्पेनिश हैं जो, बट अर्जेंटीना उस हिसाब से उनके पास तजुर्बा ज़्यादा है, नो डाउट, बट अर्जेंटीना आई थिंक ज़्यादा एजेड है। नहीं, उसमें एजेड का नहीं होता, फिटनेस लेवल होता है और मेंटल होता है। अगर आप देखें कि अगर एजेड भी है, एक 18 साल का लड़का सर और एक 19 साल का 19 साल की उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया 5 दिन पहले। हाँ, तो वो क्या है कि, लेकिन देखें जो मेच्योरिटी है ना, वो कई दफ़ा एज के साथ नहीं आती। आप हमारा मुल्क ही उठा के देख लें तो वो बाल सफ़ेद हुए होते हैं, लेकिन वो उनकी कोई मेच्योर बाल तो मेच्योरिटी का एज से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इसका हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूशन से ताल्लुक है। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो दोनों टीमों के पास अच्छी है। ठीक है, मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाना है और वापस आके मैं बात करूंगा वो कोई किसने कॉल की है कि अर्जेंटीना को वहाँ होना चाहिए। एक और कंट्रोवर्सी इसके अंदर, एक थ्योरी है जो जन्म ले रही है। नाज़रीन, बात करें फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में आज होने वाले सबसे बड़े फाइनल के हवाले से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान आज खेला जाएगा। कौन जीतेगा इसमें मज़ीद बात करेंगे, वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक की बात करें आज फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से, और ग्रैंड फाइनल आज खेला जाएगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। और अगर आप मैच के लिए विटनेस बनना चाह रहे हैं तो ज़रूर जागिएगा और आज रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस मैच को ज़रूर देखिएगा। कौन जीतेगा फाइनल, इससे बात करेंगे। मुजाहिद करना साहब, इस पे तो चले हम बात, एक कंट्रोवर्सी एक जन्म ले रही है, और वो ये कि जब से इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना मैच हुआ उसमें और स्पेशली इससे पहले जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक फ़ोन कॉल किया फीफा प्रेसिडेंट को, उन्होंने कहा कि आपको जो रेड कार्ड मिला है हमारे प्लेयर को, इसको विड्रॉ करें, तो वो हो गया। ये कहा जा रहा है कि ये जो लैटिन अमेरिकन टीम है अर्जेंटीना, इसको भी अकोमोडेट करने के लिए कि अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन मैच होना चाहिए, तो अर्जेंटीना को आगे लाया गया एक प्रॉपरली एक प्लानिंग के तहत। पता नहीं इसमें क्या हकीकत है, कुछ दिखा है सारे वर्ल्ड कप के अंदर कोई इस तरह का सीन हुआ? असल में मैं इस वर्ल्ड कप को 1970 से फॉलो कर रहा हूँ, उस वक्त से देख रहा हूँ। हालांकि उस वक्त इतने टीवी चैनल नहीं होता, सिर्फ नेशनल पर होता था, PTV पर होते थे। मैंने ये देखा है कि फीफा की कोशिश कह लें या वो कहते हैं एक उनका एक माइंडसेट कह लें, और ख़ासतौर उनको जो कमर्शियल टीम है उनकी कोशिश होती है कि फ़ाइनल मैच जो है वर्ल्ड कप का वो यूरोपियन टीम हो और वर्सेस इसके साउथ अमेरिकन टीम हो, तो जिसमें ब्राज़ील ने काफ़ी ज़्यादा खेला, इस तरह इटली ने फाइनल खेला, अर्जेंटाइन में कितने फाइनल खेले। तो और इस चीज़ को देखते हुए और ख़ास तौर पे इस वर्ल्ड कप में जिस तरह जिन कंट्रोवर्सी से निकल के अर्जेंटाइन ऊपर आया या मेसी ऊपर आया, तो अभी तो वो मेरे ख्याल में शक शुबह से देखें चीज़ काफ़ी आगे बढ़ गई। वो लोगों ने एक मिथ बन गया, उनका यकीन बन गया कि ये हर सूरत में फीफा चाहेगी कि अर्जेंटाइन ऊपर आए और मेसी की टीम ऊपर आए, ताकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी कमा लें, ये कर लें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस तरह आपने कहा ना कि ट्रंप ने फ़ोन किया और उनका रेड कार्ड ख़त्म तो नहीं किया, उन्होंने कहा जी रेड कार्ड इम्प्लीमेंट होगा मेरे ख्याल साल के बाद जाके। तो ये तो एक बड़ा जोक मैं कहूँगा होगा
कि इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े लोग इतने गलत ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ना वैसे सबसे बड़ा जोक हुआ और ये जोक कह लें या जो भी कह लें, ये जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है वो ये है कि हम लोग जो है ना मतलब मैं स्पेशली कहूँगा कि फीफा जो है ना वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी फुटबॉल की, इसमें दे आर द बेस्ट पीपल, आई टेल यू, दे आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह ये एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है, शेख सलमान के हेड है, या इस तरह हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है जिसमें लकीली मोहसिन गिलानी प्रेसिडेंट है। इनके ये तो ऐसे लोग हैं जो वो कहते हैं ना कि फ़ुटबॉल को इन एंड आउट बड़ा तफसील से जानते हैं। तो ऐसी एसोसिएशन फीफा, AFC या PFA के खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती है तो वो मुझे उस चीज़ का अफसोस, लेकिन उसमें कुछ न कुछ, अब जिस तरह फीफा के बारे में कि ट्रंप ने फ़ोन किया और रेड कार्ड डिले किया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए फीफा का सबसे बड़ा स्लोगन तो ये फेयर प्ले जी, फेयर प्ले सिर्फ ग्राउंड में नहीं, फेयर प्ले हर चीज़ होना चाहिए। हाँ। उनके जो वर्ल्ड कप के ड्रॉज बनते हैं, स्केड्यूल बनता है, वो आप उसको समझने की कोशिश, मैं तो अब आज तक उसको नहीं, वहाँ पे तो कभी फेयर प्ले नहीं होता, वैसे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ड्रॉज के अंदर और आप शेड्यूल के अंदर। जो फीफा का सिस्टम है ना उसमें मैक्सिमम पॉसिबल फेयर प्ले को उसमें करते हैं, उनकी ग्रुपिंग बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि फीफा रैंकिंग के लिहाज से एक टीम, सर कर्नल साहब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करूंगा इस पे कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि वहाँ बड़ा फेयर प्ले होता है। हाउ इज पॉसिबल एक टीम को आप मैच से पहले 2 घंटे के ऊपर या 15 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर आप होटल दे देते हैं, दूसरी टीम को 16 घंटे के ऊपर डिस्टेंस देते हैं, हाउ इज पॉसिबल कि उसमें फेयर प्ले था? आपकी बात ये बहुत बिल्कुल सही है, मैं इसको आपको सपोर्ट करता हूँ। फेयर प्ले की मैं बात कर रहा था, फीफा की जब ड्रॉज होते हैं, शेड्यूल होते हैं, उसमें भी फेयर प्ले पूरा कोशिश की जाती है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो मैं खुद बड़ा क्रिटिक हूँ इस बात का कि ईरान के मैचेस अमेरिका में हो रहे हैं और ईरान को स्टे कराया जा रहा है मैक्सिको में। और ये सिर्फ नहीं था, बल्कि अगर आपको याद हो जब ये शेड्यूल बना तो ईरान के मैचेस अमेरिका में आ गए, तो ट्रंप ने बाकायदा कहा कि ईरान को हम मैचेस शिफ्ट करें, इधर अमेरिका से बाहर शिफ्ट करें। तो चूँकि वो फीफा के सिस्टम में उन्होंने कहा जी हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, इसके अलाइड बड़े इश्यूज बन जाते हैं, इसलिए मैच है। तो वो फिर उसको ट्रंप है, अमेरिका उन्होंने कहा कि ठीक है मैच, आई थिंक फेयर प्ले वहाँ ही डिस्टर्ब हो जाता है जब सिर्फ यहाँ पर ही नहीं। आप इससे पहले भी अगर देख लेना, अगर आप एक मुल्क में इवेंट करवा रहे हैं और वहाँ पे एक मखसूस टीम को टारगेट किया जाए, कोई भी ईरानियन नहीं, हम किसी की बात भी कर लेते हैं, और कहा जाए कि हम इसको वीज़ा ही नहीं देंगे, वहाँ ही फेयर प्ले डिस्टर्ब हो गया आपका। आपने उसको मेंटली इतना क्रिटिसाइज किया, मेंटली इतना टॉर्चर किया उस टीम को, तो कैसे फेयर प्ले हो सकता है? आई थिंक इस पे मजीद रेहान भाई, ये चले फेयर प्ले पे भी, बट ये कंट्रोवर्सी जो जन्म ले रही है, ये जिसके ऊपर बात की जा रही है ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी, कि लैटिन अमेरिकन को ना वो लाना ही चाहते हैं। और जब लैटिन अमेरिकन की बात करें तो अर्जेंटीना मौजूद है, आप अर्जेंटीना को लेकर आए इस बार इन फाइनल। देखिए पहली बात ये कि मेसी कहाँ खेलता है, मेसी खेलता है अमेरिका में, ठीक है, मियामी की तरफ से खेलता है, ठीक है, उनके शेयर्स भी हैं, काफ़ी पैसे भी लेते हैं। अक्सर अर्जेंटीनियन प्लेयर आजकल खेल रहे हैं अमेरिका में। तो अमेरिका की जितनी भी इंडस्ट्री है जो लीग से रिलेटेड है, उसमें बहुत पैसा है, क्योंकि अमेरिका में ओवरऑल पैसा है, तो उसमें भी बहुत पैसा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलता है नस्र की तरफ से, कुछ लोग किसी और उसमें जाते हैं। जैसे मोहम्मद सलाह भी अभी एक अरेबियन लीग खेलेगा कि उसने लिवरपूल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो वो अमेरिका नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका चाहता है कि हमारी जो इंडस्ट्री, हमारे जो हीरोज़ हैं, क्योंकि व्यूअरशिप कैसे बढ़ गई, उस पूरी अमेरिकन लीग की व्यूअरशिप कैसे बढ़ी कि जब मेसी खेलना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसके हम भी मैच देखते हैं, मियामी के बाकी भी देखते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं था। उनके बाकी जो प्लेयर खेलते हैं, खा वो अमेरिका क्यों बाहर क्यों, उनकी भी पैसे बढ़ गए। तो ये एक पूरी एक इंडस्ट्री है। अब इसका इससे ताल्लुक है या नहीं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यकीनी तौर पे कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, आज का जो फाइनल होगा उसमें एक तब्दीली की है, वो ये कि जो इसका हाफ टाइम है वो 15 मिनट से 25 मिनट कर दिया। इसके बीच में एक छोटा सा इवेंट है जो वो करेंगे, शायद फीफा का प्रेसिडेंट कोई खिताब करेंगे या कोई ऐसी चीज़ है। आई थिंक हल्का फुल्का कॉन्सर्ट भी है, हाँ वही शकीरा का इसका। तो वो ये है कि ये इन्होंने तब्दीली की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप वो कर सकते हैं, जैसे कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ, मेरे सबसे पुरअमन, सबसे हाई रेटेड, सबसे जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन उसमें ये किया कि क्योंकि एक लोकल टीम है, जब अजान होती थी तो गेम रुक जाती थी। तो ये आप जोग्राफिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है फीफा के लॉज में कि कुछ चीज़ें
जिससे गेम लॉज ऑफ द गेम चेंज नहीं होते, उसको आप अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें मुसलसल हाइड्रेशन ब्रेक्स हैं, यानी कि हाइड्रेशन ब्रेक वो ठंडे इलाके में तब भी है, गर्म इलाके में उन्होंने कहा कि भाई होगी, किसी को गर्मी लगे ना लगे। अब अफ्रीकन को तो वहाँ गर्मी नहीं लग सकती, लेकिन हाइड्रेशन ब्रेक उनके लिए भी है। तो ये जो है कि स्टैंडर्डाइज करना किसी चीज़ को और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना, ये दोनों फीफा के रूल्स में है। और आप ये देखेंगे कि जो आज का मैच है वो कई दफ़ा लोगों ने कहा है जो हाइड्रेशन ब्रेक दी जाती है ना, हाइड्रेशन ब्रेक से पहले टीमें किसी और तरह खेल रही होती हैं और बाद में उसका टेम्पो तोड़ने के लिए हाइड्रेशन ब्रेक है। और मेसी की जो टीम है वो हाइड्रेशन ब्रेक के बाद दूसरा हाफ में बिल्कुल और तरह खेल रही होती है। तो वो दोनों के लिए बराबर है, तो उससे प्रेशर भी रिलीज हो जाता है, लोगों के नर्व्स भी काम डाउन होते हैं और दोनों फ्रेश मोड में जाते हैं। कारण साहब ये येलो कार्ड्स की बात हो रही है और फाउल्स की बात हो रही है, कहते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंदर 88 फाउल्स हैं वो अर्जेंटीना ने किए, बट उन्हें 7 येलो कार्ड दिए गए हैं, 9 येलो कार्ड मिले। बट जो दीगर टीम्स हैं जैसे मिस्र है, कनाडा है, इन्होंने कम फाउल्स किए बट इनको ज़्यादा येलो कार्ड मिले। अच्छा, ये टेक्निकल चीज़ भी है, जो हमें नॉलेज है उसके मुताबिक तो ये कि ये स्वाबदीद भी होती है गेम प्लान को देखते हुए या मौका देखते हुए कि जो कोच है वो जो रेफरी है वो कर सकता है। अब यहाँ पर भी शायद अर्जेंटीना, जैसे कि ये बता रहे कि अर्जेंटीना को यहाँ पे एज दिया गया इस चीज़ के अंदर, कितना मुमकिन है कि ऐसा हुआ होगा? असल में हर फाउल को येलो कार्ड नहीं दिया जाता, हर फाउल को नहीं दिया जाता। उस फाउल की वो कहते हैं कि कैटेगरी कह लें, नौयत को कह लें, उसके मुताबिक छोटे मोटे फाउल तो येलो कार्ड होता नहीं है। येलो कार्ड मैक्सिमम 2-3 मैच में 2-3 येलो कार्ड कह लें मैक्सिमम। असल में येलो कार्ड की सबसे बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन ये होती है कि जब आपको येलो कार्ड हो जाए ना एक प्लेयर को, और खुदा न खास्ता उसने फिर एक फाउल ऐसा किया जिसको येलो कार्ड मिल गया तो फिर रेड कार्ड हो जाता है, बाहर हो जाता है, वो टीम के लिए बड़ा लॉस होता है। तो अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए, जैसे पहले भी हम बात करें, तो येलो कार्ड के प्लेयर को कोशिश करता है कोच को, अनलेस ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बाहर निकाल लेते ताकि उसको सेकंड येलो कार्ड ना हो जाए। और वो येलो कार्ड होने के बाद वो प्लेयर कॉन्शियस भी होता है किसी हद तक कि मुझे सेकंड येलो कार्ड है, और फिर वो जैसे ऑल आउट होकर खेल रहा होता है वो शायद उसमें उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो। तो ये भी एक एलिगेशन इसकी टीम पर है कि उन्होंने 88 फाउल किए लेकिन येलो कार्ड उनके मतलब बहुत कम है उस कंपेरेटिव उस लिहाज से एज कम्पेयर टू अदर टीम जिनका। लेकिन ये मैं इसमें कोई इतना मैं नहीं समझता। हाँ, अलबत्ता इसमें जैसे पहले मैंने कहा कि रेफरी के पास एक फिनेस होता है कि वो एक फाउल को येलो कार्ड दे दे या एक येलो कार्ड वाला फाउल है उसको नॉर्मल फाउल दे दे, तो ये वो कर सकते हैं। एक बड़ा आपने शायद देखा भी हो, येलो इसका बार बार दिखाया गया, जो इसका पहला मैच था ना अर्जेंटाइन का, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रिया के किसके खिलाफ था पहला मैच, अल्जीरिया के खिलाफ जी। उसमें अल्जीरिया के खिलाफ मैच में अर्जेंटाइन मेसी ने एक अल्जीरियन प्लेयर के पीछे से फाउल किया, और फाउल इस तरीके से था वो स्टंप किया। स्टंप होता है जो फुटबॉल तला मारते हैं जिसको स्टंप करते हैं, उसका वो बड़ा डेंजरस फाउल है। उसमें स्ट्रेट अवे रेड कार्ड, चलो पहले उसको येलो हुआ नहीं हुआ, अगर वो स्टंप को प्लेयर करता है तो उसको रेड कार्ड देके बाहर निकालते हैं। वो बार बार उसको रिप्ले दिखाया गया कि मेसी ने वो स्टंप किया पीछे से, पूरा तल्ला लगाया उसको पीछे वो काफ पर, और रेफरी ने उसको येलो कार्ड छोड़े, फाउल ही नहीं दिया। क्योंकि अगर फाउल देते तो फिर वो रिप्ले से नहीं चलता, तो हो सकता है फाउल देता और येलो कार्ड देता तो रिप्ले में पकड़े जाता तो रेड कार्ड बनता था। तो वो रेड कार्ड अगर बनता पहले मैच में मेसी के खिलाफ या अर्जेंटाइन के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में अर्जेंटाइन की टीम अब गायब हो चुकी होती, शायद ग्रुप क्वालिफाई करते आगे अगले मैचेस में। क्योंकि रेड कार्ड की जैसे इम्प्लीकेशन जैसे हम पहले बात करते हैं यही होती है कि अगला मैच भी वो नहीं खेलेगा। ठीक है, तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। ये वो बात उधर ही आती है, कोई फिनेस रेफरी के पास होता है, थोड़ा बहुत वो कर लेता है। लेकिन अभी रेफरी भी दे आर वेरी केयरफुल, स्पेशली जब से ये VR सिस्टम आया है, उसके वो VR सिस्टम काफ़ी चीज़ें पकड़ लेता है। ठीक है, लेकिन अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि VR सिस्टम पर बड़े लोग क्रिटिसाइज कर लें, वो उसके जो बहरहाल उस डिटेल में हम नहीं जाते, कंट्रोवर्सीज बहुत हो गई। रेहान भाई, ये फॉकलैंड से मुतल्लिक एक बैनर, एक पोस्टर लहराया गया था 2014 के इवेंट के अंदर भी, अर्जेंटीना की तरफ से, उनकी एक एसोसिएशन की तरफ से ऐसा हुआ था। उनके ऊपर आई थिंक कुछ जो 1000 जुर्माने, 20,000 पाउंड जुर्माना भी हुआ था उनके ऊपर। तो ये अगेन हुआ यहाँ पे मैच से पहले कोच ने कहा कि हम इससे मुतल्लिक कोई बात नहीं करेंगे। मैं इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना मैच की बात करें, सेमीफाइनल की, यहाँ पर वो एक पोस्टर लहराया गया, इसके ऊपर अब खतरा है अर्जेंटीना को कोई पेनल्टी डल सकती है
इस चीज़ की। जी। ये फॉकलैंड से मुतल्लिक जो एक सियासी नारा है वहाँ पे किया गया, क्या 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 इसके ज़्यादा क्या हो सकता है अगेंस्ट अर्जेंटीना? देखिए, पहली बात ये याद रखें कि जो क्राउड होता है वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि वो जानते नहीं कि कौन लोग आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे, लेकिन लॉज के मुताबिक वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुल्क की नहीं। क्राउड में तो सर कोई बंदा गलत टीम को भी तो वो कर सकता है। मैंने कल देखा था इजराइल के झंडा लेके भी एक बंदा बैठा हुआ था, बाकी भी बैठे हुए थे। वो इस चीज़ से मना नहीं करते, लेकिन ऐसी चीज़ जिससे तासुब पैदा हो, रेसिज्म पैदा हो, खामखा का उसका वो ज़रूर करते हैं। और टीम को जुर्माना होता है उसकी, जो वो देखते हैं उसकी सेंसिटिविटी क्या है उस इवेंट की, और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, उसके हिसाब से जुर्माना डिसाइड करते हैं। थोड़ा टाइम देते हैं लेकिन कर देते हैं, और वो होना भी चाहिए। और ये यानी कि ये काबिल कबूल नहीं है दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में कि इन चीज़ों को बीच में लाया जाए। हर चीज़ का अपना एक महवर है, मदार है, फैन फॉलोइंग है। तो फुटबॉल एक अलग लैंग्वेज है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा समझी जाती है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, रंग, नस्ल, मजहब, इससे कोई ताल्लुक। ठीक हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन में ज़रा फीफा प्रेसिडेंट ने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि अगले वर्ल्ड कप में हम 48 के बजाय 64 टीम्स के साथ जा रहे हैं। कितना अच्छा होगा? आधी दुनिया तो वो इन्वॉल्व कर ही रहे हैं फुटबॉल के अंदर। इससे ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, इससे ज़्यादा इसके अंदर पैसा आएगा। आई थिंक ये अपने इस एज में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला वर्ल्ड कप है ये 2026 है जो। तो अगले वर्ल्ड कप के लिए 64 टीम्स हैं, कहीं दूर कुछ चांसेस बन सकते हैं पाकिस्तान के, अगर हम लोग काम शाम करें कोई थोड़ा सा, तो हम कोई क्वालिफाइंग राउंड में आ गए हैं? देखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत डेडिकेशन, बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ईरान जैसे मुल्क ने अपना 100 साल का प्रोग्राम बनाया है वर्ल्ड कप के लिए, और अभी मेरे ख्याल उनको 2004 में उन्होंने शुरू किया था, अभी 20-22 साल हो गए। 20-22 साल में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, और उन्होंने मेरे ख्याल में राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया, आउट हो गए। ठीक, ईरान इसकी जापान जैसी टीम, जापान में बात कर रहा हूँ, तो वो जापान जिसके पास रिसोर्स की कमी नहीं, बाकी हर चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के पास तो हर चीज़ की कमी है ना वे। मतलब सबसे बड़ी कमी तो रिसोर्स है, पैसा नहीं है हमारे पास। हम वो हर वक्त मांगते रहते हैं फीफा से, ये AFC से। अनफॉर्चुनेटली ये आज की बात नहीं, शुरू से चल रहा है, ठीक है। और AFC, फीफा, दे कीप ऑन सपोर्टिंग पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ताकि ये बेहतर हो जाए। लेकिन उसमें अब तक के इतने क्राइसिस रहे हैं जिसमें 3-4 दफ़ा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बैन भी हुई, और उस वक्त तो खैर आप बैन तो नहीं कह सकते, सस्पेंशन कह लें, जो भी कह लें। ये 89 में फर्स्ट टाइम में जो मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो किसी तरीके से लंबी बात है, उसमें उन्होंने ये किया कि फुटबॉल फेडरेशन को एक किस्म का अख्तियार, एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी बनी पाकिस्तान के लोगों की थी कि ये मैनेज करेंगे। उस वक्त साउथ एशियन गेम्स हो रही थी, साउथ एशियन गेम्स का सबसे बड़ा इशू था कि कौन मैनेज करेगा। खैर उस पर असल में बात जो है ना, जो हम इसकी बात कर रहे हैं ना फुटबॉल में, तो पाकिस्तान की टीम, देखें सबसे बड़ा मसला हमारा पैसों के अलावा बात जो है ना, सबसे बड़ा मसला हमारे पास अच्छी कोचेज़ नहीं है। अच्छी कोचेज़ आपको हायर करने पड़ेंगे, और 1-2 साल के नहीं, अच्छी कोचेज़ हमको हायर करने पड़ेंगे कम से कम 10 साल के लिए, 12 साल। हमारे पैसों के साथ ना नीयत के भी थोड़ा सा इशू है मेरे ख्याल में। नीयत असल में देखें, मैं आपको नीयत कोई भी प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा, कोई भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नहीं चाहेगी कि वो फुटबॉल अच्छा खेले। अभी तो रिसेंटली चले आप इस कैबिनेट को तो 1 साल हुआ ना, महज 1 साल हुआ सर। ये जो पिछले 10-11 साल थे, वो जो हम पे बैन लगा, जिस तरह से आप बात करें, वहाँ पे पैसे का अमल दखल तो नहीं था ना, वहाँ पे तो नीयतों के मेरे ख्याल में प्रॉब्लम थे। सब इश्यूज आते, सारे इश्यूज हैं, लेकिन इस असल में पिछले इतने क्राइसिस रहे हैं ना 10-12-15 साल से, उस क्राइसिस को वो कहते हैं ना 10-15 साल ही चाहिए ओवरकम करने के लिए। अगर वो भी आप वाली बात, अगर नीयत प्रेजेंट ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में ही इज़ मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि PFA या फुटबॉल पाकिस्तान का बेहतर हो जाए, लंबी बात है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए अमली सबसे बड़ा जो मेरा एक हमेशा पॉइंट रहता है, नीयत भी, बाकी चीज़ सबसे बड़ा ज़रूरी है डोमेस्टिक फुटबॉल। जब तक वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी कमज़ोरी है कि हम डोमेस्टिक फुटबॉल को या कैसे इंप्रूव करें, या फुटबॉल डेवलपमेंट। सर डोमेस्टिक फुटबॉल पे आफ्टर वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हम एक शो करेंगे, आप दोनों भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। रेहान भाई, लास्ट क्वेश्चन ये कि जो से टीम्स आ रही हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर, एज अ मार्केटर आप, एज अ मार्केटिंग आप इसको कैसे देखेंगे कि फुटबॉल के अंदर पैसा आएगा? जब फुटबॉल में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान फुटबॉल को भी सपोर्ट मिलेगी। इतना बड़ा वर्ल्ड कप, 48 से इतना बड़ा वर्ल्ड कप हमें दिखा, बट 64 टीम से कितना बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है? देखिए, पहली बात ये कि वो 64 टीमें कौन सी होंगी, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है जैसे अभी आप 32 से 48 पे पहुंचे, तो एशिया की 3 टीमें बड़ी हैं, पहले 5 थी, अब 8 चली गई।
तो होता ये है कि वो देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के सबसे ज़्यादा बड़े रीजन्स कौन है, उनको हिस्सा बराए जुस्सा देते हैं। आबादी के हिसाब से नहीं होता, नंबर ऑफ कंट्रीज के हिसाब से नहीं होता। तो वो ये होता है कि अब देखें क्वालिटी ऑफ फुटबॉल के हिसाब से होता है जो वर्ल्ड रैंकिंग है। ठीक है। और वो किन, अगर यूरोप में ज़्यादा तो उनका हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, अफ्रीका में उसके बाद है तो उसके हिसाब से मिलेगा। तो ये हिस्सा बराए जुस्सा नहीं होता, लेकिन ये रैंकिंग के हिसाब से उसका कोटा बढ़ जाता है। उससे बड़े आज़मों का कोटा बढ़ता है। तो बड़े आज़मों जैसे क्वालिफिकेशन है, तो अगर फर्क 64 और एशिया से 12 हो तब भी टफ है हमारे लिए। ठीक है। क्योंकि हमें बहुत लंबी एक सीढ़ी चढ़नी है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि कोई भी जो बंदा है वो नियतों के हाल नहीं देता, हम एक्शन से पहचानते हैं। तो मोहसिन गिलानी जो है उसके एक्शंस बता रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल में डायस्पोरा को ज़्यादा दिया, क्योंकि हम ग्रास रूट से अभी हमारे वो प्रोग्राम शुरू नहीं हुए जैसे हम प्लेयर डेवलपमेंट करें। तो उसकी वजह से आपने 70 या 74 साल बाद फीफा का पहला इवेंट जीता है। और अब आसियान कप हम खेल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और शायद इंडिया पहली दफ़ा शामिल होगा। आसियान कप पाकिस्तान पहली दफ़ा खेल रहा है। ठीक है। और वो ये कब से कब तक हो रहा है? ये शायद सितंबर में। ठीक है। तो आसियान में मेंस टीम खेल रही है। ठीक है। तो हम एक प्लेटफॉर्म ग्रेजुअली दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि फीफा टैलेंट एकेडमी पाकिस्तान के लिए अप्रूव हो गई है। जहाँ तक मोहसिन गिलानी कोशिश करते हैं मुझे लगता है, और वो इस्लामाबाद में होगी। अच्छा। तो फीफा की टैलेंट एकेडमी यहाँ की जिसके सारे कोचेस फॉरनर होंगे। ठीक है। तो वो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि हम ओन नहीं करते प्रॉपर्टीज। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ओन नहीं करता। पाकिस्तान में कोई क्लब उस तरह कहीं वैसे मुझे आइडिया नहीं, मैं फॉर नॉलेज, कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है यहाँ? ये वही टैलेंट वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा। फीफा का फीफा एकेडमी की बात कर रहे हैं, ये वही हाई परफॉर्मेंस सेंटर? जी, हाई परफॉर्मेंस। अभी तक पाकिस्तान में नेशंस का नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जगह चाहिए। उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कोचेज है, वो एक पूरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास नहीं है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें दे जो फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ओन करे जगह, ताकि उस पर इन्वेस्टमेंट की जा सके। यही पिचेस का हाल है, इंटरनेशनल पिचेस हैं, लेकिन अगर हम काफी सारी चीजें वैसे सर मेरे ख्याल में बेहतर हो ही रही हैं। हमने देखा कि पिचेस भी जैसे इंस्टॉल हो रही हैं, डायरेक्शन में है। हाँ, कोई कुछ डायरेक्शन है, कुछ इस एक साल में कुछ डायरेक्शन मिली है। बट वही जब अक्सर हम बात करते हैं कि आप अगर टीम को बेहतर करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक के ऊपर आपको वर्किंग करनी पड़नी है, जिस पे आप बात करें कि डायस्पोरा हम यूज करें, और लड़कियों में भी और बंदों में मेरा ख्याल है डायस्पोरा का हम बेहतरीन यूज करें, जिनका टैलेंट है जारी है, तो हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। रेहान अहमद शेख हमारे साथ मौजूद है, मुजाहिद अतरीन साहब मौजूद है। बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से, और ग्रैंड फाइनल आज रात होने जा रहे हैं, और ये फाइनल होगा अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। और मैं अपनी टीम को, तो मेरी टीम तो स्पेन है, हम स्पेन का सपोर्ट करेंगे, बट यहाँ पे मैं मुजाहिद साहब हैं वो लगता है अर्जेंटीना का सपोर्ट कर रहे हैं, और रेहान भाई भी आई थिंक स्पेन को सपोर्ट करें। हाँ यस, ये मेरे दोस्त हैं इस मामले में। और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आप ज़रूर सपोर्ट भी करें फुटबॉल में, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी सपोर्ट करें, पाकिस्तान में फुटबॉल को सपोर्ट करें, और इस मैच को ज़रूर देखें। और हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह।